चलिए अब हम कवर करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लास्ट यूनिट, लास्ट टॉपिक, मतलब बिल्कुल वाला, एकदम फाइनल वाला, एंड। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पढ़ा है ना? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बाय कोर्ट, मतलब जहाँ लॉ या कोर्ट कोई मुझे एक कंपलसरी ऑर्डर कर देता है कि मुझे अभी क्या कॉन्ट्रैक्ट एंटर ही करना है, सो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, अगर मैं स्ट्रिक्टली बात करूँ ना, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट इन रियल सेंस। ये एक्चुअल में तो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। क्यों? यहाँ पे कुछ भी तो नहीं है, ऑफर एक्सेप्टेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। क्यों? जैसे कि इसमें एसेंशियल्स ऑफ एन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाले जो पार्ट थे, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट आर मिसिंग, वो है ही नहीं। इतनी सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी थी वो कुछ भी तो नहीं है ना वहाँ पे। मोर ओवर देर इज नो इंटेंशन ऑफ द पार्टी इन द कॉन्ट्रैक्ट टू एंटर, और उनकी कोई इंटेंशन भी नहीं है कि वो एंटर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट में, है ना? तो सारी चीज़ें तो है ही नहीं। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग करूँ तो क्या है, अगर मैं बिल्कुल एकदम सीधे सीधी बात करूं तो ये क्या है कि रियल सेंस में अगर मैं बात करता हूं तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। इट इज एन ऑब्लिगेशन विच लॉ क्रिएट्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। ये एक ऑब्लिगेशन है, एक जिम्मेदारी है, एक बर्डन है, एक लाइबिलिटी है, विच लॉ क्रिएट, जो क्या करता है, लॉ क्रिएट करता है, लॉ के अंदर में ये बनी है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, किसी भी एग्रीमेंट के एब्सेंस पे होने पर, मतलब जहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके बीच में कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं है, बट लॉ ने क्या करा, ये ऑब्लिगेशन रेज करी है। सच ऑब्लिगेशन इम्पोज बाय लॉ आर डिस्क्राइब्ड एज क्वाजी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस। ऐसी किसी ऑब्लिगेशन को हम क्या कहते हैं, क्वाजी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस कहते हैं। मतलब जो भी आपके ऊपर ऑब्लिगेशन लगाई है ना क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो भी लॉ कोई हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन कर रहा है कि अभी हमें ये परफॉर्म करना पड़ेगा, तो उसको हम क्या, उस ऑब्लिगेशन को क्या कहते हैं, क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। ठीक है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पता भी होना चाहिए, ऐसी कोई वो भी नहीं है। उसमें लिखा है ना क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ऑब्लिगेशन, वर्ड अपने आप ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। These are called quasi contract because result of these obligation resemble to those of a contract। क्यों इसको क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, मतलब इसको फिर भी हम कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो ऑब्लिगेशन है ना वो सेम ऐसी है जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में होती है। मतलब जो आपके ऊपर जिम्मेदारी आई है ना परफॉर्म करने की, वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कॉन्ट्रैक्ट में आपको अभी परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो ये कैसा हो गया, तो इसलिए हम इसको कॉन्ट्रैक्ट मान के चलते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ कॉल्ड एज, नाम याद रखना, लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या कहलाता है, लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन भी इसको कहते हैं। बेसिस ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा किस बेसिस पे एंटर होता है, नो मैन शुड ग्रो रिच एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। यहाँ पे जब हम एक्सपेंस कहते हैं ना, एक्सपेंस का मतलब सिर्फ खर्चा नहीं है, एक्सपेंस ऑफ अदर का मतलब होता है किसी और को नुकसान पहुंचाए बिना। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी एक को फायदा नहीं मिलना चाहिए दूसरे को नुकसान पहुंचा के। दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। यहाँ पे हम क्या, किस बेसिस पे, प्रिंसिपल पे, किस बेसिस पे, किस प्रिंसिपल पे ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट बना है कि हर किसी को बराबर का न्याय मिलना चाहिए, और गुड कॉन्सियंस मतलब वहाँ पे क्या, इक्वल का राइट होना चाहिए, इक्वल ईमानदारी वगैरह सब बराबरी का होना चाहिए। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हैज़ द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंटिंग अनजस्ट एनरिचमेंट। ये जो वर्ड होता है ना अनजस्ट एनरिचमेंट, इंपॉर्टेंट है, पूरे CMA में आप इसको पढ़ोगे। अनजस्ट मतलब जो सही नहीं है, एनरिचमेंट मतलब फ़ायदा उठाना, ये भी तो ऊपर वाले भी यही लिखा था, ये अनजस्ट एनरिचमेंट ही है। एनरिचमेंट ऑफ वन पर्सन एट द कॉस्ट ऑफ द अनदर, कि एक को फ़ायदा मिले दूसरे को नुकसान पहुंचा के, उसको हम क्या कहते हैं, अनजस्ट एनरिचमेंट ही बोलते हैं। बात क्लियर हुई? मतलब यहाँ पे क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि एक को नुकसान पहुंचा के दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। जैसे वॉलेट का एग्जांपल देखते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, वॉलेट रिटर्न कर देना है आपको। क्यों कर देना है? क्योंकि भाई किसी का नुकसान हुआ है, किसी का वॉलेट है, तो ऐसा नहीं कि उसको नुकसान पहुंचा के आपको फ़ायदा मिला। अगर लॉ ये कह देता है कि आप रख लो, जिसको मिल गया वो रख ले, तो आपको तो फ़ायदा हो गया, बट किसी का नुकसान हुआ है ना यहाँ पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी में एक एग्जाम्पल और हमारे पास आता है, केस लॉ आता है, वो मैं देखता हूँ शायद नीचे कवर हुआ है क्या। ये वाला केस लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ से क्लियर होगा। तो वो वाला केस लॉ बहुत अच्छा है। साइलेंट फीचर्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। अभी साइलेंट फीचर्स मतलब इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। इट डज नॉट अराइज फॉर एनी एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज। यहाँ पे पार्टीज के बीच में किसी तरीके का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये लॉ इम्पोज कर रहा है। राइट विच इज़ अवेलेबल नॉट अगेंस्ट ऑल द वर्ल्ड बट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन और पर्सन ओनली। यहाँ पे जो अधिकार है ना आपको पूरी दुनिया के अगेंस्ट में नहीं है,
बस सिर्फ एक ही पर्सन के अगेंस्ट में मिल रहा है। मतलब जो वॉलेट वापस लेने का अधिकार मिला है आपको, आपका वॉलेट खो गया मुझे मिला है, सो आपके पास राइट दिया है लॉ ने कि आप वो वॉलेट वापस मांग सकते हो। किससे मांग सकते हो? सिर्फ उसी से मांग सकते हो ना जिसको मिला है। सो यहाँ पे आपके जो आपको बेनिफिट मिला है वो किसके, एक पर्टिकुलर पर्सन से लेने के लिए मिला है, और मेरी जो लाइबिलिटी है वो किसके लिए, सिर्फ एक पर्सन को, कि जिसका है उसी को। अगर वो पर्सन नहीं मिला तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी और को देने की। बात समझ में आई? केसेस डीम्ड एज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, वो कौन से केसेस हैं जिनको हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट मान के चलते हैं? डीम्ड मतलब माना जाता है कि ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ही है। ऐसे कौन कौन से हमारे केसेस हैं, देखते हैं। क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, कोई पर्सन जो इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग है। इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग कौन कौन पर्सन होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं? माइनर, अनसाउंड माइंड और जिसको स्पेशली हमने मना करी है, ठीक है। अगर उसको नेसेसरी सप्लाई कर रहे हो, तो ये तो था ना माइनर वाले केस में पढ़ा था ना कि अगर उसको नेसेसरी सप्लाई कर रहे हो फिर ओके, फिर वहाँ पे आपके पास अधिकार है, आपको पेमेंट मिलेगी। सो ये वाला जो हुआ ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ ना। जो अगर आपका अनसाउंड माइंड वाला पर्सन है ना तो वहाँ पे भी सेम आता है। क्यों? देखो सिंपल लॉ तो ये कहता है कि आप उससे पेमेंट रिकवर नहीं कर सकते हो, ये तो नॉर्मल लॉ है। सो मतलब उनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है? वॉइड होता है। सीधी सीधी बात क्या कहता है कि माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या किसी अनसाउंड पर्सन के साथ कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। बट लॉ स्पेशली आपको कह देता है कि अगर एसेंशियल गुड्स दे रहे हो तो वैलिड रहेगा। सो द पर्सन हु हैज फर्निश्ड सच सप्लाईज इज एंटाइटल टू बी रिम्बर्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन। अगर किसी पर्सन ने कुछ ऐसा एसेंशियल गुड्स दी है तो वो क्या कर सकता है? दूसरे वाले की, इनकेपेबल पर्सन की जो है प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकता है। पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, अगर किसी इंटरेस्टेड पर्सन ने पेमेंट करी है, मतलब व्हेन अ पर्सन मेड पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन हु वाज लीगली बाउंड टू पे, then person making payment can reimburse it from other person who was legally bound to pay। मतलब क्या हुआ, आपको पेमेंट करनी थी अपने फ्रेंड को, ठीक। ये क्या करता? पे करता। बट एक ही जगह सी ने पे कर दिया। ए की जगह क्या करा? ए के बिहाफ पे सी ने पेमेंट कर दी। इस केस में क्या होगा? सी के पास अधिकार है ए से वो पैसा रिकवर करने का। बात क्लियर आ रही है? ए ये नहीं कहेगा भाई मैंने कहा था कि तुम्हें पेमेंट करने को, कि तुमने क्यों पेमेंट कर दी है, तुम्हें तो पेमेंट नहीं करनी थी, मेरी मर्जी मैं करता नहीं करता, तुमने क्यों करी, अब तुमने अपनी मर्जी से करी है तो मैं तुम्हें कोई रिम्बर्स नहीं करूँगा ना। अगर किसी और ने पेमेंट कर दी है तो ए को क्या करना पड़ेगा? उसको सी को क्या करनी पड़ेगी? पेमेंट करनी पड़ेगी। बात समझ में आई? अभी पूरा पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, बी इज लाइबल बाय लॉ टू द पे। लॉ ने क्या कह रखा है? बी को कह रखा है कि भाई पेमेंट करनी है। ए पेज ऑन बिहाफ ऑफ बी, ए इज एंटाइटल्ड फॉर द रिम्बर्समेंट। लाइबल बाय लॉ टू पे मतलब लॉ ने कहा है पेमेंट करने को, मतलब अरे सिंपल कॉन्ट्रैक्ट भी तो लॉ के अंडर ही होता है। जो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट होता है वहाँ पे भी तो क्या होता है? लॉ ही तो कहता है ना कि अभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अपना प्रॉमिस निभाना पड़ेगा। मतलब सीधी सी बात है, इसमें इतनी टेंशन में नहीं आना है। 20 बाय लॉ वाला वर्ड ये हटा भी दोगे ना, बाय लॉ चलेगा, ठीक है। अगर इतने को हटा दोगे, ठीक। बी की लाइबिलिटी थी क्या? पेमेंट करने की। ए ने क्या करा? बी के बिहाफ पे पेमेंट कर दी, और अभी क्या हो जाएगा? ए को पैसे वापस उसके मिल जाएंगे, ए से ले सकता है, वो बी से ले सकता है। बी होल्ड्स लैंड इन बंगाल, बी की जमीन बंगाल में थी। ऑन अ लीज ग्रांटेड बाय ए द जमींदार, ए ने, एक जमींदार था, उसने लीज किसको दी है? बी को दी है बंगाल में। द रिवेन्यू पेबल बाय ए टू द गवर्नमेंट बीइंग इन अरियर। अभी क्या हुआ? जमीन पे क्या होता है? आपको लैंड पे अलग अलग तरीके के टैक्सेस वगैरह भी देने पड़ जाते हैं ना, तो उस तरीके के। तो ये और भी कोई था, तो उस तरीके का क्या था कि कोई भी आपका टैक्स क्या पे करना बाकी था। किसका? ए का। ए कौन था? जमींदार था। बी कौन क्या था? वो वहाँ पे लीज पे रहता था, रेंट पे रहता था, ठीक है। लीज क्या होती है? लॉन्ग टर्म रेंट होता है ये, ठीक। बाकी हम इसको अकाउंट्स में बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। सो क्या है? बी जमीन मतलब किराएदार था और एक कौन था? मालिक था। अब अलग अलग टैक्सेस देने होते हैं, इनकम टैक्स था, जैसा भी टैक्स था, कुछ भी टैक्स था।
ए ने क्या कर रखा था, गवर्नमेंट को पे करना था बट उसने पे नहीं करा था। हिज लैंड इज एडवर्टाइज फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट। अभी क्या गवर्नमेंट ने क्या करा, उसकी ज़मीन बेचने के लिए एडवर्टाइज निकाल दिया कि भाई इसकी ज़मीन है, जिसको खरीदनी हो खरीद लो, इससे जो पैसा आएगा वो हम रिकवर कर लेंगे। ऐसा होता है जब आप किसी को टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करते हो, गवर्नमेंट आपको नोटिस देती है लेकिन एक टाइम लिमिट एक्स्ट्रा ही हो जाता है, आप बिल्कुल ही पे नहीं कर रहे हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है, राइट अलग अलग अपने अधिकार यूज़ करके आपकी प्रॉपर्टी से उसको रिकवर कर सकती है बेच के। अंडर द रेवेन्यू लॉ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सेल विल बी एनुअलमेंट और कैंसलेशन ऑफ बीज लीज। मतलब रेवेन्यू लॉ क्या कहता है कि अगर ए की प्रॉपर्टी बिक गई तो बी को भी क्या हो जाएगा, ए और बी के जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा वो कैंसिल हो जाएगा। क्यों, अभी ए खुद ही मालिक नहीं है तो वो किस बी को किराए पे कैसे दे सकते हैं, तो मतलब बी को भी वो जमीन छोड़नी पड़ेगी, वो भी किराए से हटना पड़ेगा। बी टू प्रिवेंट द सेल एंड कॉन्सिक्वेंट एम्यूलमेंट ऑफ हिज ओन लीज। अब बी को टेंशन होगी कि भाई मुझे ही जमीन छोड़नी पड़ेगी, मैंने तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसने बहुत बड़ा कुछ शॉप वगैरह ओपन कर ली, कुछ भी कर लिया, कि मुझे यहाँ से छोड़ना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। पेज द गवर्नमेंट द सम ड्यू फ्रॉम द ए इज बाउंड टू मेक गुड टू द, चलो ठीक है पहले इतना पढ़ते हैं। इसलिए उसने क्या करा, उसने गवर्नमेंट को क्या कहा कि चलो भाई ए नहीं पे कर रहा है ना, उसके बदले का टैक्स क्या करता हूँ मैं तुम्हें पे कर देता हूँ। इज बाउंड टू मेक गुड टू बी अमाउंट सो पेड। मतलब अभी क्या है, ए के ऊपर अभी जिम्मेदारी आ जाएगी क्या, कि वो बी को क्या करे, इसकी पेमेंट करेगा। बात समझ में आ रही है। मालिक कौन बना रह गया, अभी ए ही बना रह गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी उसकी ज़मीन नहीं खरीदी ना, नहीं सेल करी मतलब। सो अभी क्या, ए ही उसका मालिक बना रहेगा अपनी प्रॉपर्टी का, और बी को अभी क्या रेंट पे रखा रहेगा। बी क्या करेगा, ए से रिकवर कर लेगा। हाँ अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई वो गवर्नमेंट को नहीं दे रहा था तो बी को क्यों पे करेगा, तो वो अलग चीज़ है, फिर उसके लिए अलग केस फाइल करो, वो सब करो, या फिर अपने जो पेमेंट है उसमें से डिडक्ट करने की बात करो, जो रेंट आप देते हो, तो वो अलग चीज़ है, वो कैसे रिकवर करेगा, क्या करेगा, तो उसके लिए बी अभी ए के ऊपर केस फाइल करेगा अगर ए ने बी को पेमेंट नहीं करी है। बात समझ में आई। तो वहाँ पे वो अलग चीज़ है, बट इस तरीके का पॉसिबल है कि अगर बी ने कर दी है ना पेमेंट, तो ए क्या करेगा, बी उसको वापस पे करेगा। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट। नॉन ग्रेटिट्यूस पढ़ा है ना हमने, मतलब जहाँ पे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, मेरे नॉन ग्रेटिट्यूस होते हैं। ग्रेटिट्यूस में मतलब मैं उसको लीगल इंटेंशन मेरी है ही नहीं, मैं वो तो आपके सम्मान में, आपकी रेस्पेक्ट में, आपके अफेक्शन के कारण आपके साथ कर रहा हूँ। तो मतलब ये क्या है, ऑब्लिगेशन ऑफ जिसको बेनिफिट ले रहा है ना मेरे एक्ट का, जो उससे क्या है, वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के लिए कुछ लीगल काम किया है, और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम, और उसने उसको कुछ डिलीवर किया, या फिर नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेटिट्यूसली, वो ऐसा उसको ग्रेटिट्यूसली नहीं करना चाह रहा था। मतलब उसने किसी को, मैंने आपको कोई सामान दिया, और मैंने सिर्फ सामान इसलिए नहीं दिया कि मैं आपको चाह रहा था कि चलो आपकी रेस्पेक्ट करता हूँ या आपसे मुझे कोई लव अफेक्शन है इसलिए मैंने आपको दी ना। एंड सच अदर पर्सन एंजॉयज द बेनिफिट देयर ऑफ, और दूसरा पर्सन उसका कोई बेनिफिट ले रहा है। अभी मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, एग्जाम्पल नहीं दिया है, ठीक है, ट्राई करो समझने का। द लेटर, लेटर कौन होता है, बाद वाला। बाद वाला कौन, अदर पर्सन एंजॉयज, तो मतलब जिसने बेनिफिट उठाया, मतलब आपने। सो पढ़ना आ रहा है ना, फॉर्मर और लेटर होता है। लेटर मतलब बाद वाला, जिस पर्सन का जिक्र बाद में करा है उसकी बात कर रहे हैं। इज बाउंड टू पे कंपनसेशन टू द फॉर्मर इन रेस्पेक्ट ऑफ और टू रिस्टोर द थिंग सो डन और डिलीवर्ड। सर पढ़ा तो दिया आपने, हमने कोशिश तो करी है, बट कोशिश नाकाम सी रही है, कुछ खास समझ में आया नहीं है। हाँ कोई बात नहीं। ए हमारे भाई, बी हमारे भाई, ये एक एग्जांपल हमने पहले भी देखा था। बी की क्या है, एक शॉप है, ठीक है। सर ये शॉप हमेशा झोपड़ी वाली होती है क्या? हाँ, क्या करें, अभी गरीब लोग हैं ऐसे ही बनाते हैं ये, ठीक है। ये वाला क्यों नहीं बनता स्क्वायर? मैं आज इसको पहले प्रॉपर स्क्वायर बनाऊंगा फिर आगे पढ़ाऊंगा। बन ही नहीं रहा, गंदी बात। अब बन गया ना, हम शॉर्टकट लगाएंगे। हाँ बना दिया, ठीक है। दरवाजा है, दरवाजा जमीन से नीचे से निकल रहा है, 3D इफेक्ट्स हैं यहाँ। चलो मजाक बाद में करो, कितना टाइम वेस्ट कर दो हमारा, है ना। एक बी की शॉप पे गया, ठीक है, वहाँ पे गया और इसका मोबाइल छूट गया। मोबाइल छूट गया। बी ने कहा हो, इसने सेल कर दिया 10,000 रुपये में। 10,000 का मोबाइल था, 10,000 में क्या कर दिया, सेल कर दिया। अभी गड़बड़ होगी। ए को याद आया, अरे मेरा मोबाइल तो बी की शॉप पे गया। बी की शॉप पे गया, बी की शॉप पे जाके उसने कहा कि भाई मेरा मोबाइल, उसने कहा मैंने तो बेच दिया, 10,000 रुपये का था मैंने बेच दिया।
अब इस केस में क्या होगा, ये 10,000 रुपये कौन रखेगा, बी या ए? डेफिनेटली ए को देने पड़ेंगे ना। बी क्या करेगा, ये पेमेंट किसको करेगा, ए को। तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे राइट आया है ना, ये राइट कैसे आया, इन दोनों के बीच में कोई ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ था क्या, नहीं हुआ ना। इनके बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था ना कि मोबाइल देगा और ये पेमेंट देगा, फिर भी बी को देनी पड़ी, क्यों, क्योंकि लॉ कह रहा है ये क्या है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है। लॉ ने बोल दिया एक तरह से, लॉ ने क्या कहा है कि आप किसी की प्रॉपर्टी का बेनिफिट नहीं ले सकते, जो भी लाइन पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि अगर आपने ये उसके पास जो मोबाइल छोड़ के आए थे नॉन ग्रेटिट्यूसली था, मतलब या तो आप बी को दे के आते कि भाई आपकी मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, ये मोबाइल मेरी तरफ से आप रखो। अभी बी उसका क्या करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यहाँ पे क्या मोबाइल वो इसलिए दे के आया था कि बी की रेस्पेक्ट करता है या बी को देना चाह रहा था, उसके नाम करना चाह रहा था ना, ऐसा नहीं था। मतलब इसने ना ए ने बी के नाम करा नहीं था, वो छूट गया था बाई चांस। सो नॉन ग्रेटिट्यूड एक्ट में क्या होता है कि अगर बी उससे कोई बेनिफिट ले लेता है, क्या ले लेता है, बेनिफिट अवेल कर लेता है उसका, तो वो बेनिफिट ट्रांसफर करना पड़ेगा वापस किसको, ए को। बेनिफिट क्या लिया उसने, उससे कमा लिया 10,000 रुपये, तो ये किसको देने पड़ेंगे, ए को ट्रांसफर करने पड़ेंगे, रिस्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, इस सच अदर पर्सन एंजॉयज बेनिफिट दे रहा हो, यहाँ पे क्या किस तरह से लिखोगे, वेयर अ पर्सन ए डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन बी और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम इंटेंडिंग, सो अदर पर्सन बी क्या करता है, उसका बेनिफिट ले लेता है। अभी क्या होगा, बी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनसेशन पे करना, फॉर्मर मतलब पहले वाले को, उसके रेस्पेक्ट में, और उसको जो भी नुकसान हुआ है वो रिस्टोर करना पड़ेगा। बात समझ में क्लियर हुआ। ये वाला जो डायग्राम है ना, ये वाला बना सकते हो, और इसको ये वाला मत लिखना, वैसे तो लिख सकते हो एग्जाम में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी नीचे जो लिखा है ना वो वाला लिखना। ओके हो गया, डन हो गया। चलो यहाँ का एग्जाम्पल क्या है देख लेते हैं। वेयर के अ गवर्नमेंट सर्वेंट वॉज कंपल्सरी रिटायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। अभी क्या हो गया, गवर्नमेंट ने ना एक उसके वहाँ पे बाबू थे, ठीक है जो सरकारी बाबू थे, उनको रिटायर कर दिया कंपल्सरी, एज होगी अब बूढ़े हो गए होते, वो रिटायर कर दिया। ही फाइल्ड अ रिट पिटिशन एंड ऑब्टेन एन इंजंक्शन अगेंस्ट द ऑर्डर। अभी उन्होंने क्या करा, एक पिटिशन कर दी, मतलब केस फाइल कर दिया, और कोर्ट को कहा कि मेरे रिटायरमेंट को क्या है अभी रुकवा दो, मतलब अभी जो है ना जब तक डिसीजन नहीं आता तब तक के लिए मुझे जॉब पे रखे रखो। इंजंक्शन पड़ा था ना, जहाँ क्या कर रहा है कोर्ट बीच में आके कह रहा है कि भाई जो भी काम कर रहे थे उसको रोक दो। मतलब वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को ऑर्डर देगा कोर्ट कि आप इसको निकाल रहे थे ना, अभी रुक जाओ, अभी मत निकालो जब तक कि हमारा क्या केस सॉल्व नहीं हो जाता है। ही वॉज रीइंस्टेटेड एंड वॉज पेड सैलरी बट वॉज गिवन नो वर्क। अभी क्या हुआ, उसको वापस जॉब पे रख लिया और उसको सैलरी भी पे करी जा रही है, लेकिन उसको कोई काम नहीं दिया जा रहा है। एंड इन द मीन टाइम गवर्नमेंट वेंट टू अपील। और इतने में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने भी क्या करा, अपील फाइल कर दी। अभी कोर्ट का डिसीजन आ गया था ना कि भाई जब तक कोर्ट अभी फाइनल डिसीजन नहीं होता तो उसको जॉब पे तो रख लिया उतने टाइम के लिए, बट उधर से सामने क्या गवर्नमेंट ने भी केस फाइल कर दिया कि भाई अभी हमें इसको निकालना चाह रहे हैं। द अपील वॉज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। अभी क्या अपील करी गई कि गवर्नमेंट के डिसीजन फेवर में डिसीजन लिया गया। एंड के वॉज डायरेक्टेड टू रिटर्न द सैलरी पेड टू हिम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रीइंस्टेटमेंट। और क्या कहा गया, के को कहा गया कि अपनी जो भी आपको सैलरी मिली है गवर्नमेंट को वापस करो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का नुकसान हुआ है ना, और किसको, के को फायदा मिल गया। अभी तो डिसीजन पीरियड था ना, मान लिया 2 महीने में डिसीजन हुआ तो 2 महीने के लिए उसको जॉब पे रखा था, तो 2 महीने का टाइम पीरियड आया ना इस केस में। सो यहाँ पे क्या हुआ, तो उसको वापस करनी पड़ेगी अपनी सैलरी। हाँ, अगर उससे काम कराया होता, यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, नो वर्क। अगर काम कराया होता फिर तो भाई पेमेंट करनी है, तुमने काम कराया और पेमेंट करोगे, बट यहाँ पे तो काम भी नहीं कराया उससे, तो सैलरी वापस करनी पड़ेगी। हाँ डेफिनेटली अगर के फेवर में काम डिसीजन आ जाता, कोर्ट ये कहती कि नहीं आप इसको रिटायर नहीं कर सकते हो, तो फिर वापस उसको सैलरी उसकी वापस ना होती। फिर यहाँ पे क्या कहा जाता कि भाई गवर्नमेंट की गलती है, उन्होंने गलत क्यों निकाल रहे थे, तो काम कराया नहीं कराया डजेंट मैटर, सैलरी उसको पे करो। बात समझ में? अ ट्रेड्समैन लीव्स गुड्स एट बीज हाउस बाय मिस्टेक। एक बंदा है, व्यापारी है ए, गलती से उसने बी के घर कुछ सामान छोड़ दिया। बी ट्रीज द गुड एज इज ऑन, उसने अपने जैसा करा। ही बाउंड टू पे ए फॉर देम। ए को अभी बी की क्या जिम्मेदारी है कि वो ए को क्या करेगा, पेमेंट करेगा। मान के चलो, समझो
मैंने ना गुड्स डिलीवर करनी थी, किसी का मेरे पास ऑर्डर आया, और ऑर्डर था क्या, बढ़िया बढ़िया एकदम सीजनल टॉप क्लास मैंगोज़ का, ठीक है, 10 kg मैंगो थे। मैंने गलती से ना डिलीवर जो था, डिलीवरी बॉय ने आपके पड़ोसी की जगह आपको डिलीवर कर दिया। अब जैसे ही आपके पास सामान आया ना, आपने कहा ओह आम आ गए, आपने टेंशन ही नहीं ली, मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं करा था, कुछ नहीं करा था। आपने उसको क्या करा, कहा अच्छा, फिर पता उस पर देखा एड्रेस, ओह ये तो पड़ोसी का है, मतलब डबल मज़ा, एक तो आम का मज़ा और दूसरा पड़ोसी का सामान खाने को मिल रहा है, और अच्छे डबल मज़ा। आपने क्या करा, एक ही दिन में एक ही शाम को सारे के सारे 10 किलो आम खा गए। अब उसके बाद मुझे पता चला, मतलब मेरे पास क्या हुआ होगा, आपके पड़ोसी की आई होगी कि आपने अभी तक ऑर्डर डिलीवर नहीं करा, जो भी था। फिर मुझे पता चला और कि गलती से आपको डिलीवर हो गया था सामान। अब मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ, मैंने कहा 10 किलो आम थे, उसकी पेमेंट मुझे करो, बहुत महंगे आम थे, 10,000 रुपये के आम थे, 10,000 रुपये मुझे क्या करो, पे करो। आप कह रहे मैं क्यों पे करूँ, गलती आपकी है, आपने मुझे क्यों डिलीवर करा। लॉ पता क्या कहेगा, लॉ क्या कह रहा है हमारा, वो कह रहा है कि भाई तुम्हें सामान मिला था, तुम्हारा नहीं था, तो तुमने उसको कंज्यूम क्यों करा, तुमने उसका बेनिफिट क्यों उठाया। आपको बेनिफिट नहीं उठाना था, आपको क्या करना था, रिक्वेस्ट करनी थी, मतलब वापस कहना था, और उसका बेनिफिट नहीं उठाना था आपको, ठीक है। आपने एक्सेप्ट क्यों कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया तो कंज्यूम क्यों करा, सबसे बड़ी चीज़ है बेनिफिट क्यों उठाया आपने। सो यहाँ पे अभी आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी। बात क्लियर है। इससे पहले वाला बाद में पढ़ते हैं, ये वाला पढ़ते हैं, लास्ट वाला छोटा सा। मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कॉर्शन, अगर गलती से मैंने किसी को पेमेंट कर दी है या फिर क्या कॉर्शन के अंदर हुआ है, तो वो तो हमारा बात आती है कि वापस करना पड़ेगा। अ पर्सन टू होम मनी हैज़ बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कॉर्शन, मैंने आपको क्या करा है, मनी पे कर दिए या कोई चीज़ डिलीवर कर दी, जो भी हमने पढ़ा, जैसे आम डिलीवर कर दिए मैंने आपको, या मैंने आपको पैसे पे कर दिए बाय मिस्टेक, गलती से, या फिर जोर ज़बरदस्ती में, मस्ट रिपे और रिटर्न इट, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है मेरा पैसा वापस करो, या फिर वो सामान जो था वो मुझे क्या करो, वो मुझे वापस करो। बात क्लियर, डन। चलो अब ये पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा, प्यारा सा बहुत अच्छा टॉपिक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ द गुड। हॉलिन्स वर्सेस हॉलर, LR&HL, ठीक है, ये केस लॉ है, मेन मेरे लिए ये नाम है, नाम याद करना इस वाले के लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, H picked up a diamond on the floor of F shop and then handed over to the F। क्या हुआ, एक बंदा था H, ठीक है, वो एक शॉप पे गया, शॉप के बाहर उसको, वहीं पे शॉप पे क्या मिला उसको, एक डायमंड मिला, डायमंड मिला, और उसने क्या करा, शॉपकीपर को दे दिया, टू कीप टिल द ऑनर वॉज फाउंड, और ये कहा कि जब तक इसका ऑनर नहीं मिल जाता ना, इसको अपने पास रखो। इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स, बहुत कोशिश करी, ट्रू ऑनर कुड नॉट बी ट्रेस्ड, जो रियल ऑनर था वो क्या हुआ, मिल नहीं पाया। आफ्टर द लैप्स, एक सेकेंड, आफ्टर द लैप्स ऑफ द सम वीक्स, H tendered to F the lawful expense incurred by him and requested to return the diamond to him। उसने क्या कहा कि आपको, H ने क्या कहा F को कि ठीक है, आपका जो भी खर्चा वगैरह हुआ होगा वो मैं आपको पे कर दूंगा इसके ऑनर को ढूंढने में, और ये जो डायमंड है ना मुझे वापस कर दो। F ने क्या करा, मना कर दी। उसने कहा आपका तो था ही नहीं ना, ये किसी और का है ना आपका है ना मेरा है, अब मेरे पास है, मैं इसको वापस नहीं कर रहा हूँ, आपका तो इस पर कोई अधिकार बनता ही नहीं है। Held, F must return the diamond to H। अब क्या बनेगा, F को क्या करना पड़ेगा, डायमंड वापस करना पड़ेगा किसको, H को, as he was entitled to retain the goods found against everybody but except the true owner। क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे उसके पास अधिकार या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ भी है, सो वो सिर्फ ट्रू ऑनर के पद के लिए है, उसको कोई अधिकार नहीं मिला है, एफ को कोई अधिकार नहीं मिला है। अधिकार, राइट ऑनर किसका है, अधिकार इस पे ट्रू ऑनर का, जो इसका असली मालिक होता। अगर असली मालिक को नहीं मिला तो एफ के पास कोई अधिकार नहीं है, वो किसको वापस चला जाएगा, एच को चला जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर हुआ, डन है। चलो बस इतना ही था हमारा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है। तो मतलब ये वाला एग्जांपल सिंपल सा है कि अगर किसी और को आपने दे भी दिया तो वो नहीं रख सकता है, तो ये आपको वापस ही, अगर आपको मिला है तो आपको आपके पास आ जाएगा। हाँ, अभी आपके माइंड में आ सकता है तो सर क्या वो एच अपने पास डायमंड रख सकता है क्या? देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमारे कुछ नहीं कहा है, बट बाकी लॉज में क्या लिखा है कि अगर आपको कोई भी चीज़ इस तरह से मिलती है तो आप पुलिस के पास सबमिट करोगे, आपको भी उसका अधिकार नहीं मिलेगा। सो आपको क्या करना पड़ता है, पुलिस को उसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, फिर पुलिस एज पर सिचुएशन देखेगी
वो कोशिश करेगी कि इसको ट्रू ऑनर को मिल जाए, नहीं मिलती है तो फिर गवर्नमेंट के नाम पे हो जाती है बहुत सारी चीज़ें, और फिर ऐसी चीज़ है कि गवर्नमेंट के नाम पे भी नहीं होगी तो फिर आपको ऑनर बनाया जाएगा। सो उससे अब से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मतलब है। चलिए, तो इसी के साथ आपको बहुत 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 सारी बधाइयाँ, आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिनिश हो गया। ठीक है, अब सीरियसली बात समझो, जितना भी आपने पढ़ा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मतलब पूरा का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीएमए वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपनी सीएमए की बुक से एक बार मैच करेंगे। जहाँ पे जो भी उनको डाउट आ रहा है वो मुझसे पूछेंगे। कोई बाई चांस आपको लगता है कि टॉपिक कवर नहीं हुआ या मैच करने में प्रॉब्लम आ रही है, मुझसे डिस्कस करेंगे। ऐसा वैसे रियरली 1 या 2 टॉपिक हार्डली हो सकते हैं, नहीं होंगे कोई टॉपिक। उसके अलावा आपको थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे कि मैंने कितना इन डेप्थ मुझे कवर करना है। कवर करने में सब कुछ ही कवर कर लेना, बस इसमें क्या जो आपका ये एग्जाम्पल्स हो जाते हैं ना केस लॉस, वहाँ पे केस लॉ आपको लिखने के लिए नहीं आते हैं, बट हाँ उसकी नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में। तो आप क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे तो वहाँ से आपको सारी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।